Good afternoon, student. Today I'm start the chapter communicable disease and its management. Firstly, in this chapter, first disease is the measles. Today we will discuss about the measles. Firstly, what is the measles? Measles is a viral disease that mostly found in the children, which is characterized by the fever, coughing, sneezing, and running of the nose. तो जो मीजल्स है वो एक्चुअली वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो कि बच्चों पे ज़्यादा होती है। इट इज़ करेक्टराइज बाय द फीवर। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें फीवर होता है, रैसेस, स्किन रैसेस हो सकते हैं, एंड कफिंग हो सकता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें रनिंग नोज ऑल्सो कैन अकर। ओके, नाउ द etiological factor or causative organism. What is the causative organism? Exact causative organism is पैरामैक्सो ग्रुप वायरस, आरएनए वायरस होता है जो मीजल वायरस के नाम से जानते हैं हम उसको। द मीजल वायरस दैट कॉजेस ऑफ द मीजल्स इज एन आरएनए वायरस ऑफ द जीनस मैरोविलो वायरस इन द फैमिली पैरामैक्सोवैरिड, जो कि पैरामैक्सोवैरिड फैमिली से बिलोंग करता है। ओनली वन सेरोटाइप इज नोन। इसमें एक ही प्रकार के सेरोटाइप यानी एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। एपिडेमोलॉजी ऑफ मीजल्स, या हम बात कर सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड एपिडेमोलॉजी ऑफ मीजल्स की। एज डिस्ट्रीब्यूशन एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ग्रेटर इंसिडेंस इन द चिल्ड्रेन लेस देन 5 ईयर ऑफ द एज। जो इसकी एज की डिस्ट्रीब्यूशन है, या कह सकते हैं किस एज में ये ज़्यादा होता है, तो इसकी जो इंसिडेंस रेट होती है 5 ईयर्स से जो बिलो चिल्ड्रेंस होते हैं इनमें ये चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं। एंड नाउ द ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। द ह्यूमन्स आर द ओनली नेचुरल होस्ट। इसका जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट होता है। ये एक नेचुरल सोर्स है जिसके थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचता है। ट्रांसमिटेड थ्रू द रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफिंग एंड स्नीजिंग। कैसे फैलता है? ट्रांसमिट थ्रू द रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, लाइक कफ स्नीज करते हैं, उसमें जो हमारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू ये दूसरे पेशेंट पे या दूसरे पर्सन पे स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। एयरबोर्न प्रिकॉशंस शुड बी टेकन फॉर द ऑल सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मीजल्स। एयरबोर्न प्रिकॉशंस जो भी हम ले सकते हैं उसके थ्रू इसके केसेस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्यूबेशन पीरियड एक्सपोजर टू द फीवर ऑनसेट। क्या इसके हैं डायरेक्टली इंक्यूबेशन पीरियड में, और फीवर एक्सपोज जैसे ही होता है उसमें उसको फीवर आने के चांसेस होते हैं 10 to 11 डेज। आफ्टर जैसे ही एक्सपोज हुआ उससे 10 से 11 दिन में फीवर होने के चांसेस होते हैं। इसकी जो रेंजेस रहती हैं वो अगर हम बात करते हैं 7 to 18 डेज, 7 से 18 दिन के बीच में इसका पूरा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें ये डिज़ीज़ स्प्रेड होता है एंड टिल द कंट्रोल ऑफ द डिज़ीज़। बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज स्लाइटली 9 to 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली इंक्रीज होने लगता है 9 to 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इन्फेक्शन। जब से इन्फेक्शन होता है उसके बाद से 9 से 10 डेज के बीच में टेम्परेचर का एलिवेशन बढ़ता है एंड सबसाइड फॉर द 24 आवर्स और सो और, या 24 घंटे में वो सबसाइड हो सकता है या उससे थोड़ा आगे भी। तो पेशेंट में transmitted the virus by the 9 to 10th days after exposure and occasionally as early as the 7th days। ज़्यादातर जो वायरस का स्प्रेडिंग है या ट्रांसमिशन होता है या एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट करने की जो क्षमता होती है वो 9 to 10th डेज में आफ्टर एक्सपोजर। जैसे ही कोई पेशेंट, जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, हम बात करते हैं शुरुआत के 4 दिन कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही 7 डेज उसमें होता है, उसकी पीक एज होता है, उस टाइम पे वो दूसरों को ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकता है। वैसे ही सेम इसमें 9 to 10th डेज के बाद जैसे ही एक्सपोज करता है, किसी और व्यक्ति से ये मिलता है, तो उसकी ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाता है। बट अर्ली एज द 7, बट ओकेजनली कई बार 7th डेज जो
7वां दिन होता है उससे ही ये ट्रांसमिट करने लगता है बिफोर द इलनेस कैन बी डायग्नोज। जब तक कि इलनेस की डायग्नोसिस फाइंड नहीं होती तभी उस पेशेंट ट्रांसमिट करने लगता है। नाउ बात करते हैं प्रोडर्मल स्टेज। क्या क्या सिम्टम्स प्रोडर्मल में क्या होते हैं। जैसे हमने 7 डेज़ की बात किया, 9 to 10 डेज़ की बात किया, हम प्रोडर्मल उसके पहले क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यूजुअली लास्ट 3 to 5 डेज एंड करेक्टराइज बाय द लो ग्रेड टू मॉडरेट फीवर। इसमें हल्की बुखार या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, हल्का फीवर महसूस कर सकते हैं। ड्राई कफ, कफिंग हो सकता है कंटिन्यूस। कोराइजा, कोराइजा यानी कि सर्दी, कफ कोल्ड, नॉर्मल कफ कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। तो दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स बिफोर द इट्स अ प्रोडर्मल स्टेज। मीन्स जो 7 या 9 डेज का जो हाईली मॉडरेट टाइम होता है उसके पहले का जो समय है उसको हम बात करते हैं प्रोडर्मल स्टेज। इसमें 3 to 5 डेज में ये सिम्टम्स या कैरेक्टर्स अपियर हो सकते हैं पेशेंट पे। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, क्राइजा यानी कफ कोल्ड हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। दीज सिम्टम्स नियरली ऑलवेज प्रिसीड द अपीयरेंस ऑफ कॉफ्लिक स्पॉट। दीज सिम्टम्स नियरली ऑलवेज प्रिसीड, पहले कॉप्लिक स्पॉट से पहले का जो समय होता है ये सिम्टम्स अफेयर होंगे। देन द कॉप्लिक स्पॉट द पैथोग्नोमोनिक साइन ऑफ मीजल्स बाय 2 to 3 डेज। पैथोगोनोमिक जो साइन होता है वो एक्चुअली एग्जैक्ट साइन होता है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ का। तो इसमें क्या है, कॉप्लिक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स में क्या होता है, इट लाइक अ स्पॉट इनसाइड द माउथ, लिटिल स्पॉट्स होते हैं इनसाइड ऑफ द माउथ जो कि लुक्स लाइक अ टिनी ग्रेन्स ऑफ द वाइट सैंड। छोटे छोटे सैंड या बालू के आकार के जैसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि इनसाइड ऑफ माउथ होते हैं, बक्कल कैविटी जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड इन द सराउंडेड बाय द रेड रिंग, उसके चारों तरफ से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो रेडिश कलर का रहता है। तो बीच में वो वाइटिश ग्रेन लाइक सैंड ग्रेन, छोटे से बालू के आकार के छोटे 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 बहुत सारे ग्रेन्स हो जाते हैं या कह सकते हैं उसको स्पॉट्स होते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स। एंड द प्रोडर्मल स्टेज की बात किया, द कंजक्टिवल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होता है, फोटोफोबिया हो सकता है, उसकी वजह से उसको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। मे सजेस्ट मीजल्स बिफोर द कॉप्लिक स्पॉट्स अपियर। कॉप्लिक स्पॉट आने से पहले ही ये सिम्टम्स हो सकते हैं तो उसको हमें समझ सकते हैं कि उसको मीजल्स होने के चांसेस हैं। इन पार्टिकुलर द ट्रांसवर्स लाइन्स ऑफ द कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन, जो ट्रांसवर्स लाइन होती है कंजक्टिवा की वो पूरी तरह से इन्फ्लेम हो जाती है। शार्पली डेमोक्रेटेड अलॉन्ग द आईलिड मार्जिन, जो आईलिड की मार्जिन होती है वो डैमेज होने लगती है। मे बी डायग्नोस्टिक असिस्टेंस इन द प्रोडर्मल स्टेज एज द इंटायर कंजक्टिवा बिकम्स इन्वॉल्व। प्रोडर्मल स्टेज में स्टार्ट होगा एंड फिर धीरे से जो कंजक्टिवा का पूरा एरिया होगा वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है एंड जो लाइनिंग होती है वो डिसअपियर होती है। कॉप्लिक स्पॉट्स के बारे में हमने बात कर लिया पहले से। कॉप्लिक स्पॉट्स आर द ग्रेस वाइट डॉट्स, ग्रेस या वाइट डॉट्स बोल सकते हैं, या हमने बात की सैंड लाइक स्ट्रक्चर यूजली एज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ द सैंड दैट हैव स्लाइटली रेडिश एरियोल एंड ओकेजनली दे आर द हेमोरेजिक। कई बार ये हेमोरेज भी होता है, उसमें ब्लीडिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। टेंड टू अकर अपोजिट द लोअर मोलर्स बट द स्प्रेड इरेगुलरली ओवर द रेस्ट ऑफ बक्कल म्यूकस। ये ज़्यादातर जो लोअर मोलर्स होते हैं, नीचे की तरफ मोलर टीथ होते हैं उसके आसपास होते हैं, या फिर ये पूरे बक्कल जो कैविटी होती है, म्यूकोसा होता है, लेयर होता है, उसको पूरा कवर कर लेता है कॉप्लिक स्पॉट। एज दे फेड एज रेड स्पॉटी डिस्कलरेशन ऑफ द म्यूकोसा मे रिमेंस। कई बार ये फेड रेड स्पॉट के लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है बक्कल कैविटी, उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे से दाने दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम में भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये दिस इज द कॉप्लिक स्पॉट्स। Occasionally the prodromal phase may be severe.
जो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडर्मल स्टेज होता है या कॉप्लिक स्पॉट्स से पहले का जो टाइम होता है वो कई बार सीवियर होता है। विंग अनस्टेयर्ड इन बाय द सडन हाई फीवर, अनस्टेयर्ड सडनली कई बार हाई फीवर होता है, समटाइम्स विच कन्वर्जन, फीवर के साथ साथ उसको झटके आने लगते हैं, कन्वर्जन हो सकता है, एंड इवन निमोनिया, और उसको निमोनिया के चांसेस भी हो सकते हैं, कई बार बढ़ सकते हैं। सडनली उसको मतलब सीवियर कंडीशन में वो जा सकता है। यूजली द क्राइजर, क्राइजर मीन्स कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम जिसे हम बोलते हैं, फीवर एंड कफ आर द increasingly severe up to the time that rash has covered the body। उस टाइम पे जब बॉडी को रैश कवर करने लगता है उस टाइम पे ये बढ़ सकता है। द टेम्परेचर राइजेस abruptly as the rashes appears and often reaches 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस टाइम पे ये रैसेस होते हैं उस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर होता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इन अनकॉम्प्लिकेटेड केस, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में क्या होता है, एज द रेसेस अफेयर ऑन द लेग्स एंड फीट। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो वक्कल कैविटीज़ के अलावा दूसरी पार्ट्स पे भी रेसेस दिखाई देते हैं, अपियर्स ऑन द लेग्स एंड फीट। सिम्टम्स सबसाइड रैपिडली विद इन अबाउट 2 days। जो ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो कह सकते हैं सबसाइड हो सकते हैं, अपने आप जा सकते हैं विद इन 2 days, यूजली विद एन अब्रप्ट ड्रॉप टू टेम्परेचर टू द नॉर्मल। Patient up to this point may appears desperately ill, but with the 24 hours after the temperature drops, they appear well। बट इसके बाद जैसे ही ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसका टेम्परेचर डाउन होता है और पेशेंट को फील वेल। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में कौन कौन से ऐसे रैसेस की बात करते हैं हम, तो रैश जो होता है 2 to 4 days आफ्टर प्रोडर्मल स्टेज। स्टार्टिंग कैसे होते हैं, मैंने जस्ट अभी क्या बात किया, डिस्कस किया कौन कौन से फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे सकती है। तो हम एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बात कर ले तो रैसेस होंगे 2 to 4 days आफ्टर प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल जो स्टेज है उसके बाद जो होता है उसमें रैसेस प्रेजेंट होते हैं। अपीयर्स 14 days आफ्टर एक्सपोजर, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही किसी भी पेशेंट से एक्सपोज हुआ, कांटेक्ट हुआ या मीजल्स वायरस से, उसके बाद से 14 दिन के अंदर उसमें रैसेस दिखाई दे सकते हैं। एथमेटस माइकोपैपुलर एरप्शन, एथमेटस मीन्स रेडनेस दिखाई दे सकता है। माइकोपैपुलर जो होगा उसमें एक प्रकार की माइनर रैसेस दिखाई दे सकते हैं। एरप्शन हो सकता है, कई बार वो ब्रेक हो सकता है, जैसा मैंने पहले भी बता चुका कि समटाइम्स उसमें ब्लीड हो सकता है, कई बार उसमें विदाउट ब्लीड रहेगा। तो ये दिखाई दे सकते हैं रैसेस, इस प्रकार से हो सकते हैं। मूव्स फ्रॉम फेस टू ट्रंक, जो ये रैसेस होते हैं ये मूव हो सकते हैं फेस, क्योंकि एक्चुअली हमारा पहले बक्कल कैविटी पे रैसेस स्टार्ट हुआ, वो उसके बाद हमारे बॉडी में भी मूव कर सकते हैं। देन टू आर्म्स एंड लेग्स, पहले माउथ देन ट्रंक देन आर्म्स एंड लेग्स ऑल्सो। परसिस्ट 5 to 6 days, इसका जो लगातार 5 से 6 दिन तक रह सकता है, परसिस्ट हो सकते हैं। फेड इन ऑर्डर टू अपेयरेंस, ये धीरे धीरे फेड हो सकते हैं इन ऑर्डर टू अपेयरेंस, किस प्रकार के अपेयरेंस था, मतलब ज़्यादा रैसेस थे कम रैसेस थे, उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। तो ये है आपका रैसेस। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं टिपिकली रैसेस ऑन द डे 2 to 3 मीजल्स ऑफ मीजल्स, इस प्रकार से हल्के दिखेंगे। देन रैसेस ऑन 5 मीजल्स सोइंग, फिर धीरे से बॉडी में ट्रंक में इस सब जगह से 5 days में पहुंचने लगते हैं। complete absence of rashes in rare except patient who have received immunoglobulin IgG during the इंक्यूबेशन पीरियड। इस इंक्यूबेशन पीरियड में अगर IgG एंटीबॉडीज़ अगर दिया गया है तो कई बार पेशेंट को रैसेस एक्सपोज नहीं होंगे, रैसेस नहीं दिखाई। इन सम पेशेंट विद द HIV इन्फेक्शन, कुछ ऐसे पेशेंट जिनको HIV इन्फेक्शन रहता है उनको ओकेजनली इन इन्फेंट्स यंगर देन 9 months of age who have applicable levels of the
मैटरनल एंटीबॉडी, जबकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ उसके प्रेजेंट रहती है, उसमें भी ये एब्सेंस हो सकते हैं. Now the diagnosis. How to diagnose this disease? The diagnosis is usually apparent from the characteristic clinical features. Laboratory confirmation is rarely needed. ओके तो इसके लिए बाय द साइन ऑफ सिम्टम्स, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके थ्रू इसको असेस किया जा सकता है या डायग्नोस किया जा सकता है. टेस्टिंग फॉर द मीजल्स आईजीएम एंटीबॉडीज टेस्ट, जो आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसको करने के बाद इसका कंफर्मेशन किया जा सकता है. मीजल्स आईजीएम डिटेक्टेबल फॉर 1 मंथ आफ्टर इलनेस, 1 महीने बाद भी इलनेस के बाद देखते हैं, बट सेंसिटिविटी ऑफ आईजीएम एज ए may be limited in the first 72 hours of the disease illness. Cytopathic changes. Cytopathic changes visible in 5 to 10 days consist of the multinucleated gained cells that intracellular inclusions, जो कि मल्टीन्यूक्लिएटेड जो गेंट होता है उसका जो एरिया होता है वो सेल का इंटरसेलुलर इंक्लूजन हो सकता है, बढ़ सकता है, साइज बढ़ सकता है. दिस वाइट ब्लड सेल्स काउंट टेंड्स टू बी लो. जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनके जो काउंटिंग होती है वो लो हो सकता है विथ रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस. बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइटोसिस जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो उसको इंगल्फ करने लगते हैं. वाइट ब्लड सेल्स लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है अपना, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो सकता है. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज पेशेंट विथ मीजल्स इंसेफ्लाइटिस. अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करने के बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट को इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं. सोन इन द इंक्रीज इन द प्रोटीन एंड स्मॉल इंक्रीज इन द लिम्फोसाइड. प्रोटीन का जो अमाउंट होता है स्मॉल इंक्रीज होता है लिम्फोसाइड में, इस वजह से उसको इंसेफ्लाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. एंड द ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. तो अगर हम बात करें तो इनके अलावा जैसा मैंने अपनी सारे टेस्ट की बात किया, उसके पहले हम बात कर सकते हैं साइन द सिम्टम्स के थ्रू. बाय कॉप्लिक स्पोर्ट्स देख सकते हैं, उसके थ्रू समझ सकते हैं. वाई स्वैप कल्चर ऑफ द नासोफैरिंग्स, उससे आईजीएम और टेस्ट कर सकते हैं. सीरोलॉजिकल स्टडीज़ कर सकते हैं. इन सब के थ्रू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद हम देखते हैं पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस. तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? The laryngitis, bronchitis and the encephalitis, conjunctivitis also, and I will continue next classes.